हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अलभ्य, ऑप्शन बी है सुलभ्य सुलभ, और ऑप्शन सी है दुर्लभ, और ऑप्शन डी है अलंघ्य। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है यथा स्थितिवादी, ऑप्शन बी है आदर्शवादी, ऑप्शन सी है भाववादी, और ऑप्शन डी है अवसरवादी। तो अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अवसरवादी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन बी है पुरातत्ववेत्ता, ऑप्शन सी है नृतत्व शास्त्री, और ऑप्शन डी है भूकंपवेत्ता। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम भूगर्भवेत्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि अरुण का समानार्थी कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है सूर्य का सारथी, ऑप्शन सी है कुमकुम, और ऑप्शन डी है बिंबा फल। तो अरुण का समानार्थी इसमें से कौन नहीं होगा, हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें अरुण का समानार्थी कौन नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी बिंबा फल। क्या है ये? अरुण का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि उच्च का समानार्थी कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है टीला, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ, ऑप्शन सी है बड़ा, और ऑप्शन डी है उठा हुआ। तो उच्च का समानार्थी कौन नहीं होगा, हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो टीला क्या है? उच्च का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? ठीक है, कनक का समानार्थी बताना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है धतूरा, और ऑप्शन डी है गेहूं। तो कनक का समानार्थी कौन नहीं है? तो कनक का समानार्थी है नहीं है कौन? तो ये है मक्का कनक का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष, ऑप्शन सी है कारक, और ऑप्शन डी है विकृत अव्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो वो है विशेषण के क्या है? विशेषण शब्दों के रूप क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कौवा के अंत में ई लगाते हैं, ऑप्शन बी है कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, ऑप्शन सी है कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, और ऑप्शन डी है कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए हम क्या करते हैं? तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए हम क्या करते हैं कि कौवा से पहले क्या है? मादा लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है? वो मादा कौवा हो जाएगा, तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द का लिंग बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है नपुंसक लिंग, और ऑप्शन डी है उभयलिंग। तो मंत्री शब्द में कौन सा लिंग है? तो मंत्री शब्द में है क्या है? मंत्री उभयलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है नपुंसक लिंग, और ऑप्शन डी है उभयलिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षर किस में होते हैं? तो ये पुल्लिंग में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ठीक है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो ऑप्शन ए मर्दाना, ऑप्शन बी है बुढ़ापा, ऑप्शन सी है भेड़ा, और ऑप्शन डी है विदुर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा भेड़ा। क्या है? ठीक है, भेड़ा पुल्लिंग शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द के प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हिंदी में कितने वचन होते हैं?
हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। चलिए अगला देखते हैं हम। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन ए है हम, ऑप्शन बी है तुम, ऑप्शन सी है वे और ऑप्शन डी है सब। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन होगा हम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ठीक है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो ऑप्शन है अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ऑप्शन बी है अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं और ऑप्शन सी है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं और ऑप्शन डी है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। तो इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं कि ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद क्या है? या लगा देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी है फारसी और ऑप्शन डी है उर्दू। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किस भाषा का प्रत्यय लगाया जाता है? तो वो हिंदी भाषा का प्रत्यय लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ठीक है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है उपमा और ऑप्शन डी है यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, हमको बताना है कि धर्म शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए मजहब, ऑप्शन बी है गुण, ऑप्शन सी है सत्कर्म और ऑप्शन डी है कर्तव्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे धर्म शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ क्या है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो धर्म क्या है? धर्म का यहाँ पे क्या हुआ है? गुण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए झुकुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, हमको बताना है कि इस दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है यमक और ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है आमरण में कौन सा समास है? ठीक है, हमको बताना है कि आमरण में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है द्विगु। ऑप्शन डी है द्विगु। तो आमरण में कौन सा समास होगा? तो आमरण में समास होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी है उत्तर पद, ऑप्शन सी है दोनों पद प्रधान और ऑप्शन डी है कोई तीसरा पद प्रधान। तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है सु प्लस उक्ति, ऑप्शन बी है सु प्लस उक्ति और ऑप्शन डी है सुक्त प्लस ई, ऑप्शन डी है सु प्लस कित। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा सु प्लस उक्ति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है नरेश का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, नरेश का सही संधि विच्छेद बताना है। तो नर प्लस एस, ऑप्शन बी है नरे प्लस स और ऑप्शन सी है न प्लस रेस और ऑप्शन डी है नर प्लस ईस। तो नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
तो नरेश का सही संधि विच्छेद होगा नर प्लस ईस। नर प्लस ईस होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि तथैव का संधि विच्छेद है, ठीक है, तथैव का संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए तथा प्लस एव, ऑप्शन बी है तथ प्लस एव, ऑप्शन सी है तथैव प्लस तथय प्लस एव, और ऑप्शन डी है त प्लस थैव। तो तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथैव का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अतिया प्लस चार, ऑप्शन बी अत प्लस आचार, ऑप्शन सी अति प्लस आचार, और ऑप्शन डी अत्या प्लस चार। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा अति प्लस आचार। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है नाविक का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, नाविक का सही संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नाव, नाव प्लस एक, ऑप्शन बी है नौ प्लस एक, ऑप्शन सी है ना प्लस विक, और ऑप्शन डी है नावी प्लस क। तो नावी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नावी का सही संधि विच्छेद होगा नौ प्लस एक। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए है उत प्लस ज्वल, ऑप्शन बी है उज प्लस ज्वल, ऑप्शन सी है उज प्लस वल, और ऑप्शन डी है अजु प्लस ज्वल। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए उत प्लस ज्वल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए है दिग प्लस अंबर, ऑप्शन बी है दिग प्लस अंबर, और ऑप्शन सी है दिक प्लस अंबर, और ऑप्शन डी है दिक प्लस अंबर। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा हमारा कौन सा? तो दिक प्लस अंबर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए उत प्लस लंघन, ऑप्शन बी है उत प्लस लंघन, और ऑप्शन डी सी है उल प्लस लंघन, और ऑप्शन डी है उ प्लस लंघन। तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा उत प्लस लंघन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, हमको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, ऑप्शन बी है बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, ऑप्शन सी है बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, और ऑप्शन डी है बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं होता, ठीक है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। ये क्या है? ये शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन ए कृपया करके खुले पैसे दें, ऑप्शन बी है कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, ऑप्शन सी है कृपया खुले पैसे दें, और ऑप्शन डी कृपा करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है कृपया खुले पैसे दें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, शुद्ध वाक्य का हमको बताना है कि कौन शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए चिड़िया ने चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, ऑप्शन बी चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ऑप्शन सी है चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए, और ऑप्शन डी है चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन ए है भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, ऑप्शन बी है भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है, ऑप्शन सी है भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, और ऑप्शन डी है भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो क्या है कि भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो ऑप्शन ए है बत्तखों
का झुंड पानी में तैर रहा था। ऑप्शन बी है बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था। ऑप्शन सी है बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। और ऑप्शन डी है बतखों का झुंड पानी में तैरते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है कि बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये क्या है? ये शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन है नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन बी है नदियों के पानियों से सिंचाइयाँ की जाती है। ऑप्शन सी है नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं। और ऑप्शन डी है नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें होगा कि नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना। ऑप्शन बी है आदमी जैसा दिखना। ऑप्शन सी अच्छा व्यवहार सीखना। और ऑप्शन डी कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा अच्छा व्यवहार सीखना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है आंख फूलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ हमको बताना है तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए ज्ञान होना। ऑप्शन बी है भ्रम में पड़ना। ऑप्शन सी है आंख किरकिराना। और ऑप्शन डी है लज्जा दूर होना। तो आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है कि क्या होगा? तो ऑप्शन ए मदद करके मदद की उम्मीद करना। ऑप्शन बी उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन सी है घृणा के बदले प्रेम करना। और ऑप्शन डी है कष्ट सहकर परोपकार करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो ये होगा कि उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए अपने आसपास की परवाह न करना। ऑप्शन बी है जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना। और ऑप्शन सी है दूसरे लोगों का ध्यान रखना। और ऑप्शन ए निकट के दोष को न देख पाना। तो चिराग तले अंधेरा इसका इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि निकट के दोष को न देख पाना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है आसमान से गिरा खजूर पाट का लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर पाट का लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए बाधा मुक्त होना। ऑप्शन बी है एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन सी है मुसीबत ही मुसीबत। और ऑप्शन ए मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो आसमान से गिरा खजूर पाट का इसका अर्थ होगा कि एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए किसी कार्य का समाप्त होना। ऑप्शन बी है डूबने से बचना। ऑप्शन सी है लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना। और ऑप्शन डी है नदी पार करने में असफल होना। तो किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो ये होगा किसी कार्य का समाप्त होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है उथला शब्द का विलोम है। ठीक है, उथला शब्द का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए गहरा। ऑप्शन बी है छिछला। ऑप्शन सी है समतल। और ऑप्शन डी है उभरा। तो उथला शब्द का विलोम क्या होगा? तो उथला शब्द का विलोम होगा गहरा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग शब्द का विलोम। तो ऑप्शन ए बैकुंठ। ऑप्शन बी है देवलोक। ऑप्शन सी है नरक। और ऑप्शन डी है परम धाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्वर्ग का विलोम क्या होगा? तो स्वर्ग का विलोम नरक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सूक्ष्म शब्द का विलोम है। ठीक है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन ए है स्थूल। ऑप्शन बी है बारीक। ऑप्शन सी है क्षीण। और ऑप्शन डी है पतला। तो सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? तो सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा हमारा कौन सा? स्थूल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है स्वाधीन शब्द का विलोम है। ठीक है, स्वाधीन शब्द का विलोम बताना है। तो स्वतंत्र। ऑप्शन बी है स्वच्छंद। ऑप्शन सी है पराधीन। और ऑप्शन डी है निरंकुश। तो स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वाधीन शब्द का विलोम होगा पराधीन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला है सन्मार्ग शब्द का विलोम है, ठीक है। सन्मार्ग शब्द का विलोम बताना है तो ऑप्शन ए सहज मार्ग, ऑप्शन बी है सुमार्ग, ऑप्शन सी है अमार्ग और ऑप्शन डी है कुमार्ग। तो सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा? तो सन्मार्ग शब्द का विलोम होगा कुमार्ग। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम बताना है तो ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी है नफरत, ऑप्शन सी है प्रताड़ना और ऑप्शन डी है हिंसा। तो घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? तो घृणा शब्द का विलोम होगा प्रेम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि पहाड़ का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए अचल, ऑप्शन बी अचला, ऑप्शन सी है गिरी और ऑप्शन डी है अद्री। तो कौन इसमें पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी अचला। क्या है? ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी है तोयज, ऑप्शन सी है घन और ऑप्शन डी है अब्र, ठीक है। तो बादल का कौन पर्यायवाची नहीं है इसमें? तो ये है ऑप्शन नंबर बी तोयज। क्या है? ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि सीयू का विस्तार क्या है? सीयू का विस्तार क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन है सेंट्रल यूनिट, ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है कंप्रेस यूनिट और ऑप्शन डी है क्रिएटिव यूनिट। तो सीयू का विस्तार रूप क्या है? तो सीयू का विस्तार रूप है क्या है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है एमएस वर्ड में टूल फॉर्मेटिंग बार में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या है, ठीक है। हमको बताना है कि एमएस वर्ड में टूल फॉर्मेटिंग बार में सबसे उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या है। तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन पहला है 8, ऑप्शन दूसरा है 4, ऑप्शन तीसरा है 5 और ऑप्शन चौथा है 6। तो सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना है हमको बताना है। तो कितना होता है? तो सबसे छोटा फॉन्ट साइज होता है 8। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय भाषा के बारे में सही नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि कौन उच्च स्तरीय भाषा के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन पहला है यह एक उपयोगकर्ता के अनुकूल भाषा है, दूसरा यह धीमी गति से क्रियान्वित होता है, तीसरा यह अत्यधिक मेमोरी कार्यक्षम है और ऑप्शन डी है डिबगिंग और रखरखाव सरल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कौन सा उच्च स्तरीय भाषा के बारे में सही नहीं है? तो ये है यह अत्यधिक मेमोरी कार्यक्षम है। ये क्या है? ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है कंपाइलर का क्या अर्थ होता है? कंपाइलर का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन है वह व्यक्ति जो सोर्स प्रोग्राम को एकत्रित करता है, दूसरा है वह ठीक वही कार्य जो एक प्रोग्रामर करता है, तीसरा है की पंच ऑपरेटर और चौथा है ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर किसे कहते हैं? तो ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है उसे हम कंपाइलर कहते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर ऑप्शन बताना है। तो पहला है सी रे 1, अथा है IBM 370। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है सी रे 1। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए, ठीक है। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताना है। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है कनिष्क और चौथा है अकबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो पहला है मेरठ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है आगरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो वो है मेरठ में। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ठीक है। मेरठ को क्या बोलते हैं? तो मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है कि इसे स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख रबी फसलें कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें हमको बताना है। तो ऑप्शन है गेहूँ, चना, मटर, जौ, दूसरा है गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी, तीसरा है गेहूँ, कपास, गन्ना, मक्का, तीसरा है ये सभी। तो रबी फसल कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की? तो वो है गेहूँ, चना, मटर और जौ। ये क्या है?
ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है हमको बताना है। तो ऑप्शन है, पहला है मिट्टी के बर्तन, दूसरा है कांच की चूड़ियाँ, तीसरा है सीमेंट और चौथा है मीनाकारी कामा काम। तो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और चौथा है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमको बताना है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम, तो ये क्या है? ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विश्व में अपनी तरह का प्रथम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे ये विश्वविद्यालय स्थित है। तो ऑप्शन पहला है चित्रकूट, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है बाराबंकी। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है? तो पहला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा है महिला और बाल विकास मंत्रालय और चौथा है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर पहला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है, मध्य एशिया में यूझी जनजाति के थे, दूसरा है इसकी स्थापना कुजुला कड़फिसेस ने की थी, तीसरा है कुषाण वंश द्वारा जारी सोने के सिक्के मथुरा में पाए गए हैं और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन कुषाण वंश के संदर्भ में इसमें सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्या है? उपयुक्त सही, ये तीनों क्या है? सही हैं। ठीक है, अगला है, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में शब्द निर्धारित राशि है। ठीक है, शब्द निर्धारित राशि है। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में हमको बताना है। तो पहला है बंजर, दूसरा है पोलाज, तीसरा है परिणाम और चौथा है जामा। तो क्या कहते थे उसे? तो जामा। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध रखते हैं? ठीक है, हमको बताना है कि कौन भक्ति संतों में से कौन है जो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध रखते हैं। तो पहला है कबीर, दूसरा है नानक, तीसरा है दादू, चौथा है चैतन्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन है, कौन भक्ति संत हैं जो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध रखते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर चौथा चैतन्य। ठीक है, अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरकारें बनाई गई? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरकारें बनाई गई? तो पहला है बलिया, दूसरा है सतारा, तीसरा है तमलुक और चौथा है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर चौथा ये सभी। क्या है? बलिया में भी बनाई गई थी, सतारा में बनाई गई थी और तमलुक में भी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्यूलर एक्ट को निरस्त किया था? ठीक है, हमको बताना है किसने 1878 के वर्नाक्यूलर एक्ट को निरस्त किया था। तो ऑप्शन पहला है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तीसरा है लॉर्ड लिटन और चौथा है लॉर्ड डफरिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा सबसे अधिक है? ठीक है, हमको बताना है कि किस देश की तटरेखा सबसे अधिक है। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है भारत, तीसरा है कनाडा और चौथा है चीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किस देश की तटरेखा सबसे अधिक है? तो वो है कनाडा की। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला है, कैलाश पर्वत श्रृंखला में के तिब्बतीय क्षेत्र में बोखरुचू के निकट हिमनद नदी का स्रोत है। ठीक है, क्या है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला के तिब्बतीय क्षेत्र में बोखरचू के निकट हिमनद नदी का स्रोत है। तो ऑप्शन पहला है चिनाब, दूसरा है सतलज, तीसरा है सिंधु और चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो
नदी का स्रोत क्या है, तो वो है सिंधु। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, तो पहला है आम्र वर्षा, दूसरा है चाय वर्षा, तीसरा है मावट और तीसरा है काल बैसाखी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को हम क्या कहते हैं, तो आम्र वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। दूसरा है सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, तो NH4, दूसरा है NH8, तीसरा है NH2 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, तो वह है NH2। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है मथुरा डिगबोई पानीपत स्थित रिफाइनरी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, मथुरा डिगबोई तथा पानीपत स्थित रिफाइनरी की स्थापना किसने की थी, तो पहला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और चौथा है मद्रास रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मथुरा डिगबोई पानीपत स्थित रिफाइनरी की स्थापना किसने की थी, तो इंडियन ऑयल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला है वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा उद्योग भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला है विमान निर्माण, तकनीकी और रक्षा उपकरण, दूसरा है मादक पेय, तीसरा है तंबाकू सिगरेट और संबंधित उत्पाद और चौथा है परमाणु ऊर्जा। तो कौन सा उद्योग है जो भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर चौथा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अगला है राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है। राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है बताना है, तो कुल व्यय माइनस कोष्ठ में राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। दूसरा है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, तीसरा है कुल व्यय कोष्ठ में राजस्व प्राप्ति प्लस विनिवेश से माइनस प्राप्तियां और चौथा है कुल व्यय माइनस विनिवेश रसीदें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है कि कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला है मौद्रिक नीति समिति MPC में कितने सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति MPC में कितने सदस्य होते हैं, तो पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 7। तो कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है इंसुलिन का उत्पादन परजीवी से होता है। ठीक है, इंसुलिन का उत्पादन परजीवी से होता है। पहला है चूहे, दूसरा है गाय, तीसरा है ई कोलाई और चौथा है भेड़। तो इंसुलिन का उत्पादन किस परजीवी से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ई कोलाई। ठीक है, अगला है एक तारा जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि आकाश में सबसे अधिक चमकता है उसे हम, ठीक है, रात्रि में अधिक चमकता है उसे हम क्या कहते हैं, तो पहला है टारस, दूसरा है सीरियस, तीसरा है ओरियन और चौथा है ध्रुव तारा। तो एक तारा जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि आकाश में सबसे अधिक चमकता है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस कौन सी है, तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला है किगाली समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किगाली समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पहला है कार्बन कर, दूसरा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तीसरा है ओजोन संरक्षण, चौथा है वायु प्रदूषण। तो किगाली समझौता किससे संबंधित है, तो यह है ओजोन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 11। तो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 8 राज्यों से। कौन कौन 8 राज्य हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, इन 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो पहला है 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष, तीसरा है 35 वर्ष और चौथा है 40 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। पहला है इंद्र साहनी बनाम भारत संघ 1992, दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, तीसरा है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, चौथा है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कि संसद संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकता। ये किसके थ्रू हुआ था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार द्वारा 1973 में। ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल को कानून द्वारा ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं जो पंचायतों को स्वशासन की स्थापना संस्थाओं के रूप में कार्य करने की में सक्षम बनाती हैं? तो ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 243 जी, दूसरा है अनुच्छेद 51A, तीसरा है अनुच्छेद 81 और चौथा है अनुच्छेद 343। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 243 जी। ठीक है, अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4(1) के तहत जिला पर्यावरण संरक्षण अधिकारी होता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिकारी अधिनियम 1986 की धारा 4(1) के तहत जिला पर्यावरण संरक्षण अधिकारी कौन होता है? तो पहला है सचिव पर्यावरण और वन, दूसरा है मुख्य वन संरक्षक, तीसरा है कलेक्टर और चौथा है पर्यावरण आयुक्त। तो कौन जिला पर्यावरण संरक्षण अधिकारी होता है? तो वो होता है कलेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार शामिल किया गया? ठीक है, बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार शामिल किया गया। तो पहला है 42वां संविधान संशोधन 1976, दूसरा है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, तीसरा है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और चौथा है 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या है भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार शामिल किया गया था? तो ये है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला है उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पहला है 25 मार्च, दूसरा है 2 अप्रैल, तीसरा है 10 अप्रैल, चौथा है 24 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, चौथा सही होगा। द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ऑप्शन पहला है नारायण कार्तिकेयन, दूसरा है पीटी उषा, तीसरा है मिल्खा सिंह, चौथा है ध्यानचंद। तो द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है मिल्खा सिंह की। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस जानवर की सुरक्षा के लिए सहभागिता योजना शुरू की गई है? ठीक है, किस जानवर की सुरक्षा के लिए सहभागिता योजना शुरू की गई है? तो पहला है घोड़ा, दूसरा है गाय, तीसरा है हाथी, चौथा है तीसरा यहाँ पे हम भैंस कर लेते हैं, ये 2 हो गया है। तीसरा है भैंस और चौथा है हाथी। तो सहभागिता योजना किस जानवर की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया? तो ये है गाय। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है कौन सा राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? ठीक है, कौन सा राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें?
तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ा है। ठीक है, 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ा है। तो पहला है इंदौर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है मामल्लापुरम और चौथा है वाराणसी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 मामल्लापुरम। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत राज्य में किस परियोजना को विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत राज्य में किस परियोजना को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो पहला है पवन चक्की ऊर्जा परियोजना, दूसरा है सोलर रूफटॉप परियोजना, तीसरा है बायोमास ऊर्जा और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये है सोलर रूफटॉप परियोजना को विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने सितंबर 2022 में एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का नाम क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो पहला है साइन लर्न, दूसरा है अर्थ आई और तीसरा है हेल्प साइन और चौथा है सहयोग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो वो है साइन लर्न, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया। तो पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है एक और दो। तो किस राज्य को क्या है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला है कृषि मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के साथ कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने, हमको बताना है। तो पहला है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, तीसरा है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और चौथा है संस्कृति मंत्रालय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये होगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट 2022 में किस देश ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में किस देश ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है। तो पहला है स्वीडन, दूसरा है आइसलैंड, तीसरा है नॉर्वे और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाला देश है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला है खेल में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रमशः जीवन जोत सिंह तेज और मोहम्मद अली कमर को निम्नलिखित में से किस खेल में दिया गया है। ठीक है, तो पहला है आर्करी और टेबल टेनिस, दूसरा है आर्करी और बॉक्सिंग, तीसरा है बॉक्सिंग और बैडमिंटन और चौथा है एथलेटिक्स और रेसलिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये होगा आर्करी और बॉक्सिंग के लिए क्या है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है किसको। तो जीवन जोत सिंह तेज और मोहम्मद अली कमर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।